स्टूडेंट्स, आज हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला था, मतलब हर एक एलिमेंट का। और एवरेज एटॉमिक मास जो हमने निकाला था उसमें हमने एग्जांपल देखा था कार्बन का। अब हमारे पास एक एग्जांपल है नियॉन का, जो आपका प्रॉब्लम नंबर 1.2 है। वो देख लेते हैं कि नियॉन के जो है वो दो आइसोटोप्स है। आपको अच्छे से फॉर्मूला के टर्म में दिया है, ठीक है, तो बता देती हूँ वो। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो देखो, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ नियॉन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। अगर आपको बुक क्लियर नहीं दिख रही तो आप अपने बुक को यूज़ कर सकते साथ में। सो देखो, यहाँ पे दिया है आइसोटोप्स, एटॉमिक मासेस एंड नेचुरल अबंडेंस। आपको नियॉन का अगर एवरेज एटॉमिक मास निकाल तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि नियॉन के कितने आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं जो आपको दिए। एक है 20 नियॉन, दूसरा है 21 नियॉन एंड तीसरा है 22 नियॉन। ऐसे 3 नियॉन के आइसोटोप जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमें नियॉन का अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो हमें इन तीनों के एटॉमिक मास पता होना चाहिए जो आपको गिवन है, और नेचर में उसका कितना परसेंट में अबंडेंस है, वो नेचर में कितना परसेंट में प्रेजेंट है, वो पता होना चाहिए। और फिर हम इन तीनों का एवरेज लेंगे और तब जाके हमें एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा नियॉन का। और उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको दिया है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप दैट इज 20 नियॉन इनटू परसेंट अबंडेंस। मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 20 इंटू उसका परसेंट अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 21, ठीक है, प्लस इंटू उसका परसेंट अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इंटू उसका परसेंट अबंडेंस एंड डिवाइडेड बाय 100। अब 100 क्यों लिया है? क्योंकि हमने परसेंटेज में उसका अबंडेंस लिया है, तो इसलिए हमें इस परसेंट की साइन को निकालने के लिए हमने उसको 100 से डिवाइड कर दिया। अब उसको इंडिविजुअल भी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर आप सबको डिवाइड बाय 100 करो तो भी चलेगा। इसके पहले हमने सेपरेट 100 भी किया है, ठीक है। देन उसके बाद इन सब की वैल्यू आपको टेबल में दी है, वो पुटअप करो। जैसे एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 20 दैट इज़ 99.9924 दिया है, जो हमने यहाँ पे पुटअप किया, मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंट अबंडेंस कितना है 90.92, ठीक है। परसेंट का साइन निकल जाएगा क्योंकि हमने डिवाइड बाय 100 किया सबके लिए। प्लस दूसरा जो है 21 नियॉन, उसका एटॉमिक मास है 20.9940 जो हमने लिखा है, उसका परसेंट अबंडेंस है 0.26 तो वो हमने लिखा, ठीक है। प्लस एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 22 जो है 21.9914 मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंट अबंडेंस 8.82 एंड डिवाइड बाय है 100। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 20.1707 दैट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नियॉन। 20.1707 यूनिफाइड मास यूनिट। तो ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। मतलब ऐसे अगर बहुत सारे एलिमेंट है कि जो डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में या फिर मिक्सचर ऑफ आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो दैट टाइम हम उनका एवरेज एटॉमिक मास ऐसे ही निकालते हैं, हर एक का एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंट अबंडेंस, और सबको सम कर लेते, सबको ऐड कर लेते और डिवाइड बाय 100 कर लेते, तो आपको उसका एवरेज एटॉमिक मास मिल जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, molecular mass. So what is molecular mass? So molecular mass of a substance is the sum of average atomic masses of the atom of an element which constitute the molecule. molecule किससे बनता है? molecule जो है वो एलिमेंट के एटम से बनता है। एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट एटम जब ज्वाइन होते हैं तो इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल, और उसका अगर मास निकालना है उस मॉलिक्यूल का, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हमें उस कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास, वो भी एवरेज एटॉमिक मास आपको ऐड करना होता है, तब जाके आपको मॉलिक्यूलर मास मिलता है, ठीक है। मतलब अगर हमें वाटर का मास निकालना है तो वाटर में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन के एटम का एवरेज एटॉमिक मास
प्लस ऑक्सीजन के एटम का एवरेज एटॉमिक मास, इनकी सम करेंगे, मतलब इनको ऐड कर देंगे तो हमें पूरे वाटर के मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। और जो मॉलिक्यूलर मास होता है सब्सटेंस का इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। हम जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं सब्सटेंस का, तो वो किसका मास होता है, उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का वो मास होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज नथिंग बट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट, उस सब्सटेंस में से एक मॉलिक्यूल का मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास। और उसको भी हम किसके हेल्प से निकालते, रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 जिसको हमने स्टैंडर्ड कंसिडर किया, उसके ही हेल्प से, उसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वो आपको दिया है। देन इट इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर। हमें हर एक एलिमेंट के एटम का नंबर जो दिया है उस नंबर के साथ एवरेज एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको एक साथ ऐड करना है, तब जाके आपको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। उसका एग्जाम्पल दिया है। अब ये जो लिख के दिया है, अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, हम उसका कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। सो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकालना है। एंड हमारा मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या है, सॉरी डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जिस एलिमेंट के एटम से कंस्टिट्यूट होता है, मतलब मॉलिक्यूल को हम जिस एलिमेंट के एटम से बनाते हैं उन एटम का एटॉमिक मास, वो भी कौन सा, एवरेज एटॉमिक मास, इनका हम सम करते हैं। SUM सम मतलब एडिशन। ओके, मॉलिक्यूलर मास कैसे मिलता है, मॉलिक्यूल जिन एलिमेंट से बना हुआ है, मतलब उस एलिमेंट के एटम से बना होता है, मतलब मॉलिक्यूल जिस एलिमेंट के एटम से बना है उस एटम के एवरेज एटॉमिक मास की सम करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो बाय एग्जांपल देख लो तो आपको डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ जाएगी। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकालना है तो इस CO2 में दो एटम है, एक है कार्बन का एटम और दूसरा है ऑक्सीजन का एटम। ऐसे दो एटम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन सा दो एटम, एक है कार्बन का और दूसरा है ऑक्सीजन, ये दो एटम वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब हमें कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन का भी एवरेज एटॉमिक मास। मतलब हमारे CO2 के मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट है, एक कार्बन का एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है। और इन एलिमेंट के हमने एटम यूज़ किए। तो कार्बन के कितने एलिमेंट यूज़ किए CO2 में, कार्बन के हमने कार्बन इस एलिमेंट का एक एटम यूज़ किया है और ऑक्सीजन इस एलिमेंट के हमने दो एटम यूज़ किए। और इन एटम का हमें क्या लेना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास। तो हम लिखेंगे कार्बन का नंबर ऑफ एटम 1 है, इसलिए कार्बन एक है मतलब 1 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज। अब एवरेज को मैंने शॉर्टकट में लिखा एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास आएगा प्लस दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम से, दो एटम, तो 2, नंबर ऑफ एटम 2 है, इनटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 जो है वो इक्वल टू क्या है, 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें इन दोनों की सम करनी पड़ेगी, मतलब 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इनकी सम करनी है। तो देखो यहाँ पे 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन करेंगे तो आपको पता है कि 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है 12, मतलब 12.0 यूनिफाइड मास प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16.0 यूनिफाइड मास। अब देखो यहाँ पे 1 इंटू 12 मतलब 12.0 मतलब 12 प्लस 2 इंटू 16 मतलब 32। ओके, एंड दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स अ 44। सो इट्स अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2. How much it is? Molecular mass of CO2 is a 44
44U एंड 44.0 या फिर 44.0 मतलब 40 यूनिफाइड मास। ये हो गया हमारा मास ऑफ CO2, इस तरीके से हम निकाला है। अब हमें अगर H2O का निकालना है, सेकंड है H2, तो हम डायरेक्टली कर देंगे, अभी इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम्पल, सो क्या निकालना है हमें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकालना है। तो हम डायरेक्ट सिंपल लिखेंगे। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कैसे करना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन, हमारे पास दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन इस एलिमेंट के कितने आइटम यूज़ किए, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अब इस हाइड्रोजन एलिमेंट के दो आइटम यूज़ किए, इसलिए 2 इंटू हाइड्रोजन का आइटम मास होता है 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन इस एलिमेंट का एक ही आइटम है 1 इंटू, और उसका मास है 16, मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 16 मतलब कितना हो गया 18 यूनिफाइड मास यूनिट। वैसे ही हम C6H5 C6H5Cl, ठीक है, C6H5Cl का भी मास आपको दिया हुआ है, तो इसको भी सिंपल का, हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, ठीक है। कार्बन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऐसे 3 एलिमेंट है। तो पहले हम कार्बन के लेंगे। कार्बन के कितने आइटम्स है 6, कार्बन इस एलिमेंट के 6 आइटम है, तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, प्लस हाइड्रोजन इस एलिमेंट के 5 आइटम है, तो 5 इंटू हाइड्रोजन का मास है 1, प्लस क्लोरीन का एक ही आइटम है, मतलब 1 इंटू 35.5। अब 6 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 6, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो टोटली आपका आंसर कितना है 11112.5। यहाँ पे 72 प्लस 5 प्लस 35.5, ठीक है। आपको करना तो कर सकते हो, 12 6 72 प्लस 5 प्लस 35.5, इट बिकम्स 112.5, ओके। और वो आएगा यूनिफाइड मास में। ऐसे ही आपको H2SO4 का भी निकाल के दिया है, तो सल्फर का आपका आटोमिक मास है 32। तो इस तरीके से आप कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या देखना होता है, मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें जितने एलिमेंट्स है वो देखने होते हैं, और एलिमेंट के कितने आइटम यूज़ किए वो देखना होता है, और उनके एवरेज एटॉमिक मासेस, मतलब जिस एलिमेंट के एटम से वो मॉलिक्यूल बना हुआ है उस एटम के एवरेज एटॉमिक मास की सम, मतलब मॉलिक्यूलर मास, ओके। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? Molecular mass of the substance is the sum of average atomic masses of the atom of an element which constitute the molecule. मॉलिक्यूल जिससे कंस्टिट्यूट होता है, जिससे बनता है, उस एलिमेंट के एटम के एवरेज एटॉमिक मास की सम हमें क्या देता है, मॉलिक्यूलर मास। आपको एग्जांपल से क्लियर आ जाएगा, बट आपको डेफिनेशन जैसे कि वैसे ही लर्न करनी है, ठीक है। देन उसके बाद आपको प्रॉब्लम 1.3 दिया आपकी बुक में, उसको थोड़ा सा समझा के दे देती हूँ, ठीक है। तो आपको उससे बुक में दिया हो सॉल्व करके, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। देखो प्रॉब्लम नंबर 1.3, फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 इन AMU एंड इन ग्राम, ठीक है। हमें ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। पहले यूनिफाइड मास में निकालेंगे, फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहले AMU में निकालेंगे, मतलब यू में निकालेंगे यूनिफाइड मास में। तो ये सिंपल है, इसके पहले हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट, O2 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसके कितने आइटम है, यहाँ पे 2 आइटम, मतलब 2 इंटू एटॉमिक मास जो है, एवरेज एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है 60, मतलब 2 इंटू 60, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना मिलेगा 32U। तो ये एक मॉलिक्यूल का मास है, और वैसे भी मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट्स अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये आपको याद रखने की, मॉलिक्यूलर मास जो होता है उस सब्सटेंस में से एक मॉलिक्यूल का मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो O2 गैस में तो बहुत सारे O2 रहेंगे, बट उसमें से 32 जो हमने निकाला है वो एक ही मॉलिक्यूल का मास है, और उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, ये 32U जो यूनिफाइड मास हो गया, यूनिफाइड यूनिट में हो गया, यूनिफाइड मास यूनिट में हो गया। अब हमें उसको ग्राम में निकालना है, क्योंकि हमें यू में भी निकालना, मतलब यूनिफाइड मास में भी निकालना, ग्राम में यूनिफाइड मास में तो ईजिली निकल गया।
ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 लिखा, इंटू एक का 60 मतलब 16 टू 32, एक मॉलिक्यूल का मास है, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 यूनिफाइड मास यूनिट है। अब उसको ग्राम में जब कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 1/12 ऑफ कार्बन 12 के मास से मल्टीप्लाई करते हैं, और कार्बन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 का जो आंसर आता है सॉल्व करने के बाद, जो आपको अपनी बुक में सॉल्व करके दिया है, इसके पहले मैंने बताया था, ये जो दिया है इट्स अ मास ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम। पहले हमने यूनिफाइड मास में देखा था, फिर उसको हमने कन्वर्ट किया था 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 कितना है 1.60056 इंटू 10⁻⁻24 ये ग्राम, ये ऑक्सीजन सॉरी ये कार्बन का है। और फिर हमारे पास यूनिफाइड मास तो है तो 32 यूनिफाइड मास इंटू मास ऑफ कार्बन 12 ऑफ द कार्बन 12 इन ग्राम वो लिया हमने, तो हमारा आंसर आता है 53.1379 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, मतलब हमारा आंसर ग्राम में भी आ गया। अगर यूनिफाइड मास में निकाला तो वो है 32, और अगर ग्राम में निकाला तो 53.1379 10⁻⁻24 ग्राम है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करना है मॉलिक्यूलर मास। अब सॉरी फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास क्या वो हमें देखना है। तो देखो सम सब्सटेंस जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज अ कंस्टिट्यूएंट यूनिट। डिस्क्रीट मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल नहीं होते वो, ठीक है, मतलब ये एक पूरा जो यूनिट बनता है सोडियम क्लोराइड का, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल से नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जैसे सोडियम क्लोराइड जो है नॉट कंटेन द डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट नहीं होते एज अ कंस्टिट्यूएंट यूनिट में, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल जॉइन होकर बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड वहाँ पे बनता है। तो इन ऐसे कंपाउंड में अब ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि NaCl ये आयन है, क्योंकि इसमें 2 आयन होते हैं Na+Cl। ऐसे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में नहीं होते, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में होते हैं। सॉरी, इन सच कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड में कटायनिक मतलब सोडियम, अनायनिक मतलब क्लोराइड। कटायन मतलब विच कैरीज द पॉजिटिव चार्ज एंड अनायन मतलब विच कैरीज द नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे कंपाउंड में कटायनिक मतलब सोडियम, अनायनिक मतलब क्लोराइड एंटिटीज आर अरेंज इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इस टाइप के NaCl टाइप के जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उस कंपाउंड में उसका स्ट्रक्चर में ये जो दोनों एंटिटीज़ है, कौन सी दो एंटिटी मतलब दो कंटेंट, एक कटायन मतलब सोडियम का आयन और दूसरा अनायन मतलब Cl- आयन, ये दोनों आयन जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। मतलब NaCl टाइप के जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उस आयनिक कंपाउंड में कटायन और अनायन दोनों जो एंटिटी होती है वो 3D स्ट्रक्चर में मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज होती है, ठीक है। किस में अरेंज होती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज होती है। मतलब जब हम इस आयन टाइप के सॉलिड कंपाउंड को देखते हैं तो इनमें कटायन और अनायन दोनों 3 डायमेंशनल मैनर में अरेंज होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स में। तो इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में हमने अभी क्या देखा था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कटायन और अनायन जो है वो 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं। और इनका जब हम क्रिस्टल देखते हैं इन क्रिस्टल मतलब उसका एक मॉलिक्यूल जब देखते हैं तो उसमें एक Na+, एक क्रिस्टल मतलब एक मॉलिक्यूल जिसमें एक Na का आयन, Na+ का आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl- आयन। आपको ये याद रखना है और ध्यान देना है, ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जो उसका जो एक क्रिस्टल होता है उस एक क्रिस्टल में सोडियम का आयन सेंटर में प्रेजेंट रहा तो उसके बाजू में 6 Cl- आयन उसके सराउंडिंग में रहेंगे, ठीक है, ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट। और सारे जो Cl है वो सेम डिस्टेंस पे, मतलब अगर सेंटर में Na है तो उसके बाजू में Cl जो है ऐसे 6 Cl जो है वो इक्वल डिस्टेंस में क्या रहेंगे अरेंज रहेंगे। या फिर अपोजिट भी हो सकता है, अगर सेंटर में Cl लिया है तो उसके बाजू में 6 Na के एटम उसके सराउंडिंग में इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे क्रिस्टल में, ठीक है। देयरफॉर NaCl इज जस्ट अ फॉर्मूला यूज टू रिप्रेजेंट द सोडियम क्लोराइड। इसलिए उसके स्ट्रक्चर पे तो हम जाएंगे नहीं, उसका स्ट्रक्चर अलग है। और जो हमने NaCl लिखा हुआ है तो वो क्या है एक फॉर्मूला है जिस उसको हमने यूज़ किया है सोडियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अदरवाइज उसका स्ट्रक्चर हमने देखा, उसका क्रिस्टल अगर हमने देखा तो उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अलग है। सेंटर में एक Na, उसके सराउंडिंग में 6 Cl वो भी इक्वल डिस्टेंस पे। या फिर अपोजिट हो सकता है, अगर सेंटर में Cl है तो उसके अपोजिट में 6 Cl इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है।
तो इसीलिए जो NaCl है वो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं है। NaCl ये जस्ट एक छोटा फार्मूला है जिसको हमने यूज़ किया है उस सोडियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करने के, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड ये वर्ड आता है तो हम किसको याद करते हैं? NaCl को। तो NaCl इसको हमने यूज़ किया है टू रिप्रेजेंट द सोडियम क्लोराइड, दो इट इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल, क्योंकि वो मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक सिंगल क्रिस्टल है। तो सिमिलरली अ टर्म फार्मूला मास इज़ यूज फॉर सच अ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और इसीलिए ये जो फार्मूला मास की जो टर्म है वो हम इस टाइप के आयनिक कंपाउंड के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो आयनिक कंपाउंड है NaCl, KCl, इस टाइप के कंपाउंड के लिए ये फार्मूला मास जो टर्म है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। So similarly, a term formula mass is used for such ionic compound instead of molecular mass. तो हम आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिकुलर मास ये टर्म ना यूज़ करते हुए उसके लिए हम कौन से टर्म यूज़ करते हैं? फॉर्मूला मास ये टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। देन फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एटम प्रेजेंट इन अ फार्मूला। अगर फार्मूला मास फाइंड आउट करना है तो फार्मूला मास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके फॉर्मूला में जितनी भी एटम्स है उनके एटॉमिक मासेस की सम, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है तो NaCl का अगर फॉर्मूला मास हमें निकालना है तो हमें Na और Cl का मास देखना पड़ेगा। अगर हमें NaCl का फॉर्मूला मास निकालना है तो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl के लिए हमारे पास दो टर्म चाहिए। एक तो हमें एवरेज मास ऑफ Na चाहिए प्लस एवरेज मास ऑफ Cl चाहिए। सो एवरेज मास ऑफ Na जो है मतलब एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे आएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Na, it is 23.0 U, that is unified mass unit, plus average mass of Cl is a 35.5 unified mass unit. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वी गेट अ 58.5 यूनिफाइड मास यूनिट। इट्स अ फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, उसको हम बोलते हैं मॉलिकुलर मास। बट ये फॉर्मूला मास ये टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर आयनिक कंपाउंड के लिए। सो फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द प्रेजेंट इन फार्मूला, ठीक है। और जनरली ये किसके लिए यूज़ करते हैं? मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी वो मॉलिकुलर मास ये टर्म ना रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला मास ये टर्म यूज़ करते हैं। ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अगर हमें सेकेंड एग्जाम्पल देखना है तो हम देख सकते हैं CuNO3/2 कॉपर नाइट्रेट का एग्जाम्पल है। इसका अगर फॉर्मूला मास निकालें, क्योंकि इसमें भी Cu प्लस और NO3 मास ये दो टाइप के आयन हैं, इनका भी अगर फॉर्मूला मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला मास ऑफ CuNO3/2, इनका अगर फॉर्मूला मास निकालना है तो हमें यहाँ पे हमारे पास तीन आइटम है। कौन से तीन आइटम है? एक आइटम है कॉपर का, दूसरा आइटम है नाइट्रोजन का और तीसरा आइटम है ऑक्सीजन का। इनके एवरेज एटॉमिक मास की सम करनी पड़ेगी और साथ में इसके नंबर ऑफ आइटम भी देखने पड़ेंगे। अब NaCl में तो Na का एक और Cl का एक था, यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे पहले कॉपर को देखो, कॉपर कितना है? 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर प्लस दूसरा नाइट्रोजन का एक ही है तो 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन जो है वो ब्रैकेट के अंदर है और नीचे /2 लिखा है, मतलब ये दोनों के लिए कॉमन है, नाइट्रोजन के भी ऑक्सीजन के। तो इसमें हम यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2। देन यहाँ पे देखो 3 2 ज़ा 6, तो 6 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको लिखा हमने। अब यहाँ पे देखो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे NO2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो हो सके हम इनको कॉपर को अलग रखें और इसको ब्रैकेट, अगर इसको हमने ब्रैकेट कर दिया, ये तो 2 है, मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर लिखना चाह तो ब्रैकेट के अंदर N और O है, लेकिन उसको 2 कॉमन है तो 2 को हम पहले लिख लेंगे 2 इंटू एवरेज, इसको ब्रैकेट में लेंगे 2
ब्रैकेट के बाद क्योंकि कॉमन है इसलिए 2 हमने यहाँ पे लिखा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास ब्रैकेट में 3 है, यहाँ पे आएगा 3 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा करना पड़ेगा। मतलब 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना है, कॉपर का एवरेज एटॉमिक मास है 63.5 प्लस 2 ब्रैकेट में दो मास है, एक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है जो 14 है प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और ऑक्सीजन के कितने हैं 3 है, तो 3 इंटू 16 इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, और उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स 187.5 यूनिफाइड मास यूनिट। तो थोड़ा सा ढंग से लिखना है आपको। तो इसमें कॉपर का एटॉमिक मास प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और उसको हमें सेपरेट फॉर्म से लिखा तो इट बिकम्स 187.5 यूनिफाइड मास यूनिट। इट्स अ एटॉमिक मास ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो आपको ट्राइडिस दिया है तो आपको फाइंड द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ CaCSO4 ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास भी गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसका फॉर्मूला मास फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। आप इसको एक बार और अच्छे से देखो तो आपको इसके ऊपर के प्रॉब्लम भी सॉल्व करना आएंगे एंड ट्राइडिस का प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।